गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मुकेश कुमार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। कुछ समय की व्यस्तता के कारण कुछ समय में आपके बीच उपस्थित नहीं हुआ, इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। पूर्व में हमने हिंदी में वर्णमाला चैप्टर को पढ़ा था, उसका कुछ पार्ट छूट गया था। आज उसका हम पार्ट 1 था और आज हम पार्ट 2 लेके आपके बीच आ रहे हैं। और इसमें जो हमारी ये स्पर्श व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है समय की बचत के कारण, जिससे समय ज़्यादा खर्च ना हो और आपको कम समय में चीज़ों को उपलब्ध कराया जा सके। तो मैंने इनको पहले ही लिख दिया था। ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं और इनको हम प्राणत के आधार पर और घोषत के आधार पर आज पढ़ेंगे हम कि प्राणत के आधार पर और घोषत के आधार पर कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। बात कर लेते हैं प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर हम इन व्यंजनों को, स्पर्श व्यंजनों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर प्राण कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। अब बात आती है कि इन स्पर्श व्यंजनों में कौन सा शब्द अक्सर अल्प प्राण है और कौन सा महाप्राण है। तो पहले इनकी परिभाषा जान लें। वही है अल्प प्राण और महाप्राण कि अल्प प्राण में जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो कम समय लेता है बोलने में, और महाप्राण में जो वर्ण है वो ज़्यादा समय लेता है। सिर्फ वही परिभाषा है इनकी जो स्वर और स्वरों की है, दीर्घ स्वर की और जो है लघु स्वर की। जो लघु स्वर और दीर्घ स्वर की परिभाषाएं हैं वो भी इनमें इम्प्लीमेंट होती हैं। अब बात करते हैं इन स्पर्श व्यंजनों में कौन सा वर्ण अल्प है और कौन सा महाप्राण है। तो देख लेंगे, बहुत आसान विधि है इसकी याद करने की कि अल्प महा अल्प महा अल्प, यानी कि पहला और तीसरा फिर और पांचवा, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है अल्प होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? अल्प महा अल्प, ये इसकी विधि है याद करने की। इसको एक बार लिख लेंगे तो, और एक दो बार इसको दोहरा लेंगे तो आसान तरीके से ये याद हो जाएगी। अल्प महा अल्प, महा अल्प। तो कहने का मतलब अल्प प्राण वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है। महाप्राण, जब हमें अल्प प्राण याद हो गए तो अब महाप्राण भी निकल जाएंगे। अब महाप्राण कौन से हैं? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। ये बात अच्छी तरीके से याद हो गई होंगी कि पहला वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? वो अल्प प्राण होता है, और वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो इस तरीके से ये हमने पढ़े और ये आसान तरीके से ये याद भी हो जाएंगे। इनमें कोई इतना वो नहीं है कि ये याद ना हो सके। बहुत आसान तरीके से अगर हम इसको लें प्रैक्टिकली और 1-2 बार दोहरा लें तो बहुत आसान तरीके से ये याद हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण की। देखो, हर वर्ग में जो 5वां वर्ण है वो अनुनासिक होता है। मैंने ये पहले ही पढ़ा, जो आपको पहला पार्ट में बताया था, तो पहले ही बताया होगा आपको कि इसका जो ये 5वां वर्ण है, अंग, य, अण, न, म, ये अनुनासिक भी होते हैं। ये क्या है? सब अनुनासिक हैं। जैसे कि हमने अयोग वहा में पढ़ा था, अंग,
अंग, ये वाला अंग। तो ये क्या था? अनुनासिक था। और इसके अलावा ये 5 वर्ण भी अनुनासिक होते हैं। अब बात करते हैं हम घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर कितने होते हैं? 2 प्रकार के ही होते हैं। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 घोष। इसको हम सघोष भी कह सकते हैं। सघोष, घोष या सघोष एक ही बात है। ये भी अल्पप्राणत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। और घोषत्व के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और घोष या सघोष। अब इसकी परिभाषा देख लें कि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, जब कोई वर्ण होता, जो घोष अघोष जो वर्ण है हमारे, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी स्वर यंत्री में जो है कंपन नहीं होता। कंपन का मतलब आवाज़ हमारी जो है घर्षण नहीं करती है। तो क्या है कि वो अघोष होते हैं। ये बताएंगे कि इनमें कौन, इस जो है स्पर्श व्यंजन है, इनमें कौन सा अल्प जो है घोष है और कौन सा सघोष है। और इसकी परिभाषा आप समझ गए कि जब हम इन वर्णों को बोलेंगे तो स्वर, हमारी स्वर यंत्री है उसमें कभी कंपन नहीं होगा। घोष, इसकी परिभाषा ये है कि जब हम इन वर्णों को बोलेंगे तो हमारी स्वर यंत्री में कंपन होगा। तो यही इनकी परिभाषा है। अब इनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये जो है हमारे स्पर्श व्यंजन के शुरू के जो 2 वर्ण होते हैं, ये होते हैं हमारे अघोष। और बाकी जो इस स्पर्श व्यंजन के बाकी जो 3 वर्ण हैं हमारे, ये होते हैं हमारे सघोष। इन दोनों को इसलिए लिखना पड़ता है, कभी कभी घोष लिखा हुआ आ गया जो है प्रश्न पुस्तिका में, या सघोष आ गया, तो आप पहचान लें कि घोष भी वही है और सघोष भी एक ही है, यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जो है इसलिए इन दोनों को लिखना पड़ता है, वरना सघोष लिखने से ही काम चल जाएगा या घोष लिखने से ही काम चल जाएगा। तो अब ये आपको पता चल गया है कि स्पर्श व्यंजन के शुरू के जो 2 वर्ण हैं वो अघोष होते हैं, और जो बाकी के 3 वर्ण हैं वो हमारे क्या होते हैं? सघोष या घोष होते। इन स्पर्श व्यंजनों के अलावा भी हमारे पास कुछ और वर्ण हैं, उनको हम कहाँ रखेंगे? या घोष में रखेंगे या सघोष में रखेंगे, और वो कौन से वर्ण हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, और वो हम बताएंगे। जैसे कि हमारे पास जो स, ये 3 स हैं, स, ये सब क्या आएंगे? अघोष में आएंगे। इनमें कंपन नहीं होता है। जब हम इनको बोलते हैं स्वर यंत्री में हमारा कंपन नहीं होता है, तो ये हमारे कहाँ आएंगे? अघोष में आएंगे। इसमें जो है सघोष में और कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन से वर्ण हैं हमारे? एक तो यह है, र, ल, व और ह। ये देखो, स ये अघोष है, और ये य, र, ल, व, ह ये सघोष हैं। तो आज वर्णमाला का चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। वर्णमाला में इतना ही है, और यहीं से प्रश्न निकलते हैं। इनके अलावा एक प्रश्न भी वर्णमाला में से अगर प्रश्न आता है तो वो बाहर नहीं जाएगा। जो हमारा पार्ट 1 पर हमने पढ़ाया और ये पार्ट 2, इससे बाहर कोई भी परीक्षा में अगर हिंदी से कोई प्रश्न आता है और वर्णमाला से अगर प्रश्न आता है तो वो यहाँ से बाहर नहीं होगा। जो दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने हिंदी में पढ़ाया आपको वर्णमाला का, उससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। ये मैं अपने विवेक, मेरा जो एक्सपीरियंस है
वो मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।